Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Shehbaz Ali. Hope so students आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 10 स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट 10 में हमने लास्ट टाइम नॉलेज 10.4 को तकरीबन ख़त्म कर लिया था। सिर्फ इसकी दो बातें रह गई हैं जो कि आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देन फिर आज के लेक्चर में ही 10.5 शुरू होगा। तो बेसिकली आज हमारा 10.5 लेक्चर है, लेकिन 10.4 की दो बातों को कंक्लूड करने के बाद वो कौन सी दो बातें रह गई थी? एक रिएक्टिविटी के ऊपर बात करनी है और दूसरा किसके ऊपर बात करनी है? डेंसिटी के ऊपर बात करनी है। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करेक्टर, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी से क्या मुराद है? शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय रिएक्टिविटी, मैं अगर आसान लफ्जों में बात करूं, ये मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा। अगर मैं आसान लफ्जों में बात करूं तो मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स का एक दूसरे पे हमला करना, ये उनकी क्या होती है? रिएक्टिविटी। अगर मैं केमिकल हूं और मेरे सामने ये दूसरा केमिकल है और फौरन मैं इसको पकड़ लेता हूं, ये इस पे हमला कर देता हूं, तो ये मेरा कौन सा बिहेवियर है? रिएक्टिव बिहेवियर। तो हमने केमिकल्स की क्या देखनी है? रिएक्टिविटी देखनी है। अच्छा, याद रखिएगा, हमेशा दुश्मनों के दरमियान में लड़ाई बड़ी जबरदस्त होती है। दुश्मन कौन है? ऑपोजिट जेंडर्स। यहां पर इससे मुराद क्या है? जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि दिन है तो ऑपोजिट क्या होता है? रात। तो पीरियोडिक टेबल में भी दो ऑपोजिशंस हैं, एक मेटल है और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। जब भी मेटल नॉन मेटल के सामने आएगा तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि यहां पर दोनों की रिएक्टिविटी अपने पीक पे होगी। दोनों की रिएक्टिविटी अपने पीक पे होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि whenever a metal came in front of non-metal, मसलन सोडियम, क्लोरीन क्लोरीन इसके सामने है, तो सोडियम और क्लोरीन जब आमने सामने आएंगे तो उनके दरमियान में बड़ा तेज रिएक्शन होगा। क्या तेज रिएक्शन होगा वो भी आपको बता देते हैं। मेटल की पहले तो आदतें बताओ, मेटल की टेंडेंसीज क्या होती हैं? मेटल चूंकि पीरियोडिक टेबल में किस साइड पे एग्जिस्ट करता है? शाबाश, बताइए। मेटल पीरियोडिक टेबल में कहां पे होता है? शाबाश, लेफ्ट साइड पे। और नॉन मेटल्स वगैरह पीरियोडिक टेबल के कौन से साइड पे होते हैं? राइट साइड पे। अगर आप पीरियोडिक टेबल भी साथ देख लें, पीरियोडिक टेबल दिखाइएगा जी, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ये देखिए, मैंने सोडियम को लिया है तो ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे है और क्लोरीन को लिया है तो ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे है। अब चूंकि मैं ट्रेंड्स पढ़ के आया हूं तो मुझे इतना अंदाजा होना चाहिए कि लेफ्ट पे क्या होता है और राइट पे क्या होता है। तो दोबारा चलें सर स्लाइड्स पे। अच्छा, तो अगर मैं आपको ये बताऊं, लिखूं कि मेटल के अंदर क्या होती है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, मेटल की क्या होती है? लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और मेटल्स की क्या होती हैं? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अच्छा, ऑन द कंट्रास्ट अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स की बेटा क्या होती है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और साथ ही साथ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इन तमाम प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? एटम के साइज के साथ। क्योंकि मेटल्स का साइज बड़ा होता है और नॉन मेटल्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब क्या है? इन तीनों बातों को मद्देनजर रखा जाए तो मैं ये मेटल के बारे में कह सकता हूं ना कि मेटल क्या करेगा? शाबाश, बोलो जल्दी से, क्या करेगा? लूज करेगा। किसको लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा।
क्यों लूज करेगा? वजूहात मैंने ऊपर मेंशन कर दी कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? लो। इलेक्ट्रॉन से कोई मोहब्बत नहीं है, इसको लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? लो। दोनों चीजें लो होने की वजह से ये प्रेफर करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं? लूज कर दूं। अच्छा, मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करना और सिमिलरली नॉन मेटल का इसी इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करना? गेन करना। क्या चार्ज लेके आएगा? शाबाश, जल्दी से बोलो जी, क्या चार्ज लेके आएगा? मेटल पे क्या चार्ज लेके आएगा? प्लस। क्लोरीन पे क्या चार्ज लेके आएगा? माइनस। इस तरह मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा? स्टेबल होगा। क्योंकि आपको पता है, ये देखें, सोडियम पहले शेल में 2 लिखा हुआ है, ये पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और बाहर वाले शेल में 1, जो कि उसने लूज कर दिया है। और इसी तरह क्लोरीन को देखें, क्लोरीन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7, यानी कि गेन करके वो भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब इसका मतलब है रिएक्टिविटी के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? सर अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल की चूंकि आदत है इलेक्ट्रॉन देना और नॉन मेटल की आदत है इलेक्ट्रॉन लेना, तो जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अलग क्लास है, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? अभी हम पहले किसकी डिस्कस करने वाले हैं? मेटल्स की। किसकी डिस्कस करने वाले हैं? मेटल्स की। चलें बेटा, आपने बड़ी आसानी से सब कुछ मुझे समझा देना है, बस मुझे इतना बता दो। शाबाश। टॉप टू बॉटम सिर्फ मेटल वाले हिस्से में रहते हैं, नॉन मेटल में नहीं जाना हमने। वापस चलें जरा स्लाइड्स पे जी, ये वापस चलते हैं जी। यहां पर जरा देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, यहां पे मैं ये निकालता हूं। ये देखिए, हमने सिर्फ इन 2 ग्रुप्स को ही डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है हमने सिर्फ एस ब्लॉक को डिस्कस करना है और किसको डिस्कस करना है? पी ब्लॉक। ठीक है, चलें। शाबाश। क्या नजर आ रहा है आपको? लिथियम टू सीजियम, टॉप टू बॉटम क्या बड़ा होता है? शाबाश, बोलो बोलो जल्दी से, क्या बड़ा होता है? साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने का मतलब क्या है? इजी इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा आसान इलेक्ट्रॉन लूज करना किसके लिए आपकी नजर में? शाबाश, किसके लिए है? सीजियम के लिए। और इनमें से मुश्किल किसके लिए है? लिथियम के लिए। सबसे ज्यादा आसान किसके लिए? सीजियम के लिए। तो बताओ जल्दी से, प्रिडिक्ट करो, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी में क्या होगा? इजाफा होगा। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी में क्या होगा? इजाफा होगा, क्योंकि मेटल का साइज जितना बड़ा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना ज्यादा आसान होगा। समझ आ गया? चले मैं कंक्लूसिव पॉइंट लिखने वाला हूं जी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बल्कि मैं वहीं जाके लिखता हूं, यहां पर जी, मैं यहां साइड पे लिख रहा हूं जी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल is directly proportional to reactivity of metal is directly proportional to ease to lose electron। ease to lose electron, जितना आसानी से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है समझ लो वो उतना ज्यादा क्या है? रिएक्टिव। और ease to lose electron डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? शाबाश, बोलो जी जल्दी से, एटॉमिक साइज के। क्योंकि जहां जहां एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होंगी? लो होंगी। तो ये मैंने आपको एक मंत्रा बता दिया है, इसको आपने देखना है और मुझे आराम से आपने क्या कर देनी है? प्रिडिक्शन कर देनी है। समझ आ गया? चले तो प्रिडिक्शन करें, फिर प्रिडिक्शन करें। शाबाश। अब मैं जाता हूं दोबारा पीरियोडिक टेबल पे जी। तो प्रिडिक्शन करें, टॉप टू बॉटम क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगी? शाबाश, बोलो क्या बढ़ेगी? रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। चले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं
आपने मुझे इस तस्वीर पे अपनी राय देनी है। देखता हूं जी आपका दिमाग कितना तेज चलता है। तस्वीर में आप ये देखोगे, ये देखिए, ये मैंने लिथियम को पानी में डाला है, बबल्स से आ रहे हैं जरा। ये मैंने सोडियम को पानी में डाला है, आग लग गई है। और ये मैंने पोटेशियम को पानी में डाला है। बस मैंने 3 दिखाए हैं। आप मुझे बताओ, तस्वीर को देख के क्या लग रहा है, सबसे तेज और खतरनाक रिएक्शन किसका हो रहा है? लिथियम का, सोडियम का, या पोटेशियम का? क्यों क्यों क्यों? शाबाश, जल्दी बोलो। क्योंकि पोटेशियम का क्या बड़ा है? साइज बड़ा है। उससे क्या होगा? उसकी उससे उससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसलिए पोटेशियम का रिएक्शन तेज होगा। क्या पोटेशियम से भी ज्यादा किसी का तेज होगा? शाबाश, बताओ किसका तेज होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे स्लो लिथियम, उससे तेज सोडियम, उससे तेज पोटेशियम, उससे भी तेज किसका होगा? रुबीडियम। उससे भी तेज किसका होगा? सीजियम। उससे भी तेज किसका होगा? फ्रांशियम। समझ आ गया? तो इस तरह मैंने प्रिडिक्ट कर दिया टॉप टू बॉटम रिएक्शन क्या होगा? तेज। अब जल्दी से बताओ, इसी तरह से ब्रिलियम का साइज लिथियम से भी छोटा होता है। ब्रिलियम का साइज छोटा है, ये देख लो। ये मैं जा रहा हूं वापस यहां पे। अब बताओ, शाबाश, यहां से देख के बताओ, ब्रिलियम का साइज लिथियम से भी छोटा है, क्या ख्याल है? ब्रिलियम की रिएक्टिविटी कम होगी? यस। मैग्नीशियम वर्सेस सोडियम, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी? मैग्नीशियम की कम होगी। शाबाश। कैल्शियम वर्सेस पोटेशियम, किसकी कम होगी? कैल्शियम की क्या होगी? कम होगी। टॉप। ओके बेटा, तो बताइए, शाबाश। इसी तरह कैल्शियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम से कंपेयर करोगे तो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। लेकिन चले, मैं इनको आपस में मुकाबला इनका नहीं करवाता, अब मैं सिर्फ टॉप टू बॉटम इनकी बात करता हूं। तो इनकी अगर बात करें, यानी मैग्नीशियम वर्सेस ब्रिलियम की बात करें, तो मैग्नीशियम की ब्रिलियम से तो क्या होगी? ज्यादा ही होगी। कैल्शियम की मैग्नीशियम से क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी में इजाफा होता है, लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी में कमी होती है। क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं, इधर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और इधर जाए तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज। ये सारी बातें हमने किसके लिए की हैं? सबके लिए की हैं या मेटल्स के लिए की हैं? मेटल्स के लिए की हैं। अब हम जो बातें करने लगे हैं वो किसके लिए करने लगे हैं? नॉन मेटल्स के लिए करने लगे हैं। क्योंकि उसके बिहेवियर्स चेंज है। उसने इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, बल्कि लेना है। समझ आ गया? उसके पैरामीटर्स क्या हैं? चेंज है। तो बताओ, शाबाश, वापस चलते हैं उसी स्लाइड की तरफ। चैलेंज जी स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है नॉन मेटल्स के बारे में? नॉन मेटल्स की नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि उनका साइज छोटा हो। चलें फिर, उनको पसंद है, क्या पसंद है? इलेक्ट्रॉन्स पसंद हैं। उनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब हमने किस नियत से बात करनी है? मेटल्स को नहीं सामने रखना, किसको रखना है? नॉन मेटल्स को। तो जिस तरह मैंने मेटल्स के बारे में मंत्रा लिखा, अब मैं किसके बारे में लिखने वाला हूं? नॉन मेटल्स के बारे में। तो क्या लिखे नॉन मेटल्स के बारे में? मैं इसको अरेज करता हूं। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम लिखेंगे कि जितना नॉन मेटल्स का एटॉमिक साइज और रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब है इस बात का? जितना नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, जितना नॉन मेटल का साइज एटम का छोटा होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि जितना नॉन मेटल का एटम छोटा होगा, उतना मुश्किल होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना, उतना आसान होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना। समझ आ गया आपको? अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, क्या लगता है आपको? शाबाश। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इनमें? क्लोरीन, आयोडीन नहीं, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। समझ गए हो? क्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा साइज होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उससे कम कौन होगा? क्लोरीन, उससे कम कौन होगा? ब्रोमीन, उससे कम कौन होगा? आयोडीन, एनेस्टाटीन और आगे जो इसके फर्दर एलिमेंट्स हैं, टेनेंसनीन भी हो, वो आपने पढ़ना नहीं वैसे। अच्छा चलें जी, अब मैं पीरियोडिक टेबल पे दोबारा चलता हूं जो हमारे पास यहां बना हुआ है। ये देखें, चलें जी, अब यहां से बारी शुरू होती है कार्बन वाली लाइन से। तकरीबन कार्बन, फॉस्फोरस और ये इस तरह से। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कोई आप में से मुझे बता सकता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये मैंने एक सीडी सी बना दी है, ये दरमियान में जो मैंने एलिमेंट छोड़ दिए हैं, ये मैंने क्यों छोड़े हैं? शाबाश, बोलो बोलो, क्यों छोड़े हैं? क्योंकि हम बात किन की कर रहे हैं? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो ये कौन है फिर? ये कौन है फिर? नहीं नहीं, नोबल गैसेस तो लास्ट में है। ये कौन है फिर? शाबाश। यानी कि अगर आप नोटिस करो तो मैंने एक किस्म का यहां पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं आपको। स्टार्ट जी स्टूडेंट्स। तो आपके सामने मैंने अब जो पीरियोडिक टेबल खोला है, ये इसमें एक खास चीज मैं आपको दिखाने लगा हूं। देखिए इसमें ना कलर इसके साथ बताया हुआ है। मेटेलोइड का नाम मैंने एक दफा लिया था, याद है आपको? मेटेलोइड्स का नाम मैंने लिया था। मेटेलोइड्स क्या होते हैं? मेटेलोइड्स ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल की। तो मेटेलोइड को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कौन है जी मेटेलोइड? देखो नजर आ रहा है आपको? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलेरियम। ये बाकी ये येलो कलर की ये सारी स्टेप लाइन जो है ना, ये सीडी, इस सीडी के, मुझे जरा स्क्रीन में लेके गए, इस सीडी के इस तरफ सारे मेटल्स हैं और इस सीडी के ऊपर सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल। देखो ना, अगर मैं यहां पर प्रेजेंट करता हूं हेलोजेंस को या नॉन मेटल्स को, तो ये सारे के सारे बेटा जो भी हाईलाइट हो रहे हैं, ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। हेलोजेंस भी, नोबल गैसेस भी नॉन मेटल्स हैं, हेलोजेंस भी क्या है? नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि पीरियोडिक टेबल में एक मखसूस हिस्सा है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले, और वो कौन सा हिस्सा है? मेटलॉइड का। मैं इनके अलावा बात करूंगा इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स, यानी कि उसमें कौन कौन शामिल होगा बेटा? शाबाश, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सिलिकॉन नहीं शामिल होगा, कौन होगा? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। इधर से सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, इधर से आयोडीन और जीनो। फॉलो कर रहे हैं आप? चलें जी, शाबाश बताइए। अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करूं तो शाबाश, इनका मुकाबला करवाओ आपस में, कौन जीतेगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है? छोटा है। और नॉन मेटल कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिसका साइज छोटा होता है। अच्छा चलो शाबाश, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। सर आप नोबल गैसेस को नहीं डिस्कस कर रहे। वी ऑल नो डैट नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि वो क्या है? शाबाश, क्योंकि वो क्या है? स्टेबल। अच्छा चलो शाबाश, अब आप सेलेनियम और ब्रोमीन की बात करो तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। चले तो मैं जनरली लिखने वाला हूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट क्या लिखोगे? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बेटा क्या होती है? नॉन मेटल्स में इंक्रीज होती है। नॉन मेटल्स की बात हो रही है, ये नॉन मेटल्स की बात हो रही है, ये याद रखिएगा।
चलें टॉप टू बॉटम, शाबाश बताइए, आपने मुझे समझाया अभी टॉप टू बॉटम क्या बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज। ओके, आई होप कि आपको मेटल और नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स के आ गए, समझ आ गए। फाइनली मेरे साथ रिपीट करो, शाबाश। मेटल्स के अंदर टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, नॉन मेटल में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम, उल्टा। मेटल्स में लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी कम होती है, नॉन मेटल्स में लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। कितना आसान है ये सब कुछ। तो इस तरह मैंने आपको रिएक्टिविटी भी समझा दी। अब एसएलओ में कौन सा पार्ट रह गया, डेंसिटी। क्या रह गया, डेंसिटी। बताओ बेटा क्या होती है डेंसिटी, शाबाश जल्दी से बताओ क्या होती है डेंसिटी। पढ़ा हुआ है ना फिजिक्स में, डॉक्टर साहब को बता दूं, इनको डेंसिटी नहीं आती, बताएं क्या होती है डेंसिटी, शाबाश डेंसिटी जल्दी जल्दी बताइए, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ जाए, मास ना बढ़े, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, जरा स्क्रीन में लेके आए। अगर मैं शख्स, मतलब मैं मोटा हो जाऊं, गोश्त नहीं बढ़े, फैट बढ़ जाए मेरे अंदर बहुत ज्यादा, फैट और गोश्त, 1 किलो फैट लेके आओ और 1 किलो गोश्त लेके आओ, किसका साइज ज्यादा होगा, फैट का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, और गोश्त का, मसल्स का साइज क्या होगा, कम होगा, लेकिन वजन बराबर होगा। तो ज्यादा डेंस कौन है, मसल्स यानी मीट ज्यादा डेंस है और फैट की डेंसिटी कम है। इसी तरह 1 किलो रुई लेके आओ और 1 किलो लोहा लेके आओ, तो लोहे की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो यानी कि डेंसिटी का वॉल्यूम से क्या रिलेशन होता है, इनवर्स, और मास के साथ डायरेक्ट। अब हमने देखना है कि टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, दूसरे वाला, हाँ जी, नहीं ये वाला जी, मैंने देखना है, फुल स्क्रीन कर दें इसको, फुल स्क्रीन कर दें। मैंने देखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सब का टॉप टू बॉटम क्या बड़ा हो रहा है, साइज तो बड़ा हो रहा है, लेकिन साथ मास भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यानी साइज भी बड़ा हो रहा है, यानी वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है, और मास भी ज्यादा हो रहा है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बेटा, टॉप टू बॉटम मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। क्या मैंने बोला, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है लेकिन मास भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन मास ज्यादा बड़ा हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो क्या होगा डेंसिटी के साथ, शाबाश बताओ, अपना दिमाग लगाओ, डेंसिटी के साथ क्या होगा, यानी वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है लेकिन मास में इजाफा ज्यादा हो रहा है। कौन सा फैक्टर जीता, ऊपर वाला। तो यानी इसका मतलब मास और डेंसिटी में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो। तो जनरली टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो। देख लेते हैं, सर भी दिखा दें, चलें भाई निकालें पीरियोडिक टेबल। वही देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में मैं लिथियम पे क्लिक करूंगा, हाइड्रोजन तो गैस है, मैं तो उसको मानता ही नहीं ना, वो मेटल ही नहीं है। फुल स्क्रीन कर दें इसको। ये जी प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया मैंने, ये साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई लिथियम की, शाबाश। ये लिथियम की डेंसिटी लिखी हुई है नीचे, डेंसिटी एट एसटीपी, मिल गया आपको। चलें इसको आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी देखना चाहें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी आ जाता है, आप इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब में देखना चाहें उसमें भी आ जाएगा। चलें ये ज्यादा आसान है। कितनी है, 535, कितनी है, चलें देखते हैं सोडियम की कितनी है, शाबाश सोडियम की कितनी है, 968, यानी टॉप टू बॉटम वैल्यू बड़ी। आगे देखते हैं पोटेशियम की कितनी है, 8, यानी बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम। चले आगे देखते हैं रुबीडियम की क्या है, शाबाश 1532, सीजियम की क्या है 1879, फ्रांशियम की, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव केमिकल है इसलिए होता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, बड़ी थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी नहीं पता हमें। जनरल ट्रेंड क्या देखा, स्क्रीन में लेके आए जरा मुझे, जनरल ट्रेंड क्या देखा आपने, जनरल ट्रेंड टॉप टू बॉटम डेंसिटी में क्या हो रहा है, इजाफा। टॉप टू बॉटम डेंसिटी में क्या हो रहा है, इजाफा। समझ आ गया। अच्छा
अब देखते हैं ब्रिलियम की। शाबाश, ब्रिलियम की कितनी है? 1848। कितनी है? 1848। मैग्नीशियम की थोड़ी कम हो गई, कैल्शियम की फिर कम हो गई, स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा हो गई, और बेरियम की और ज्यादा हो गई। इसका मतलब हमें पूरे पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी का कोई जनरल ट्रेंड नहीं मिलेगा, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, लेकिन ज्यादातर यह देखा गया कि टॉप टू बॉटम बढ़ती, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। समझ गए हो मेरी बात को? इज इट क्लियर? लेकिन इसका कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। एसएलओ हमारा कंप्लीट हो गया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका, आप पहले करें, फिर मैं आपसे पूछता हूं सवाल। पूछूं? नॉन मेटल की भी चेक कर लेते हैं, ये है ना पीरियोडिक टेबल, क्यों नहीं? नॉन मेटल का भी तो मास होता है, नॉन मेटल का भी तो वॉल्यूम होता है, चेक कर लेते हैं। चलें जी, फ्लोरीन की चेक करते हैं सबसे पहले। कितनी डेंसिटी है? बहुत कम, 1.6। मेटल्स के मुकाबले में तो बहुत कम है। आपके सर पे अगर गैस को मारा जाए और एक मेटल को मारा जाए, कब आपका सर फटेगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम है। चलें, फ्लोरीन के बाद बारी आती है क्लोरीन की। क्या देखा आपने? वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, टॉप टू बॉटम मैंने बोला बढ़ती है। ब्रोमीन बढ़ जाएगी, कितनी है? हाँ, ट्रेंड सेम है। ट्रेंड कहना है आपने, ट्रेंड समझते हैं टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है। आगे देखें, आयोडीन और ज्यादा होगी वैल्यू, ठीक है ना, 4940, यानी टॉप टू बॉटम मेटल्स की भी डेंसिटी बढ़ रही है और इसकी भी डेंसिटी बढ़ रही है। आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, गूगल से आप इसको सर्च करें और खुद एनालाइज करें ट्रेंड्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये एसएलओ अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब मैं एसएलओ को समराइज करने लगा हूं, कंक्लूड करने लगा हूं। जितना हमने पढ़ा है 3 दिन लगा के, 4 दिन लगाकर, उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये टेबल फुल स्क्रीन कर दें, हर बच्चा ये टेबल खुद पढ़े और मुझे समझाए। शाबाश। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? ट्रेंड मूविंग डाउन अ कॉलम, यानी ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ही है। शाबाश। ट्रेंड मूविंग डाउन, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इंक्रीज। इट्स बेटर कि यहां पे ऑर्बिटल का लफ्ज लिखने की बजाय क्या लिखा जाए? ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिटल कुछ और होता है, ऑर्बिट कुछ और होता है। आगे, ट्रेंड मूविंग अक्रॉस अ रो, रो का मतलब यहां पर क्या है? पीरियड। शाबाश। साइज क्या होता है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यानी प्रोटॉन का असर बढ़ता है, जिससे वो साइज को क्या कर देता था? रिड्यूस कर देता था। चलो जी, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाया? आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। शाबाश। क्या देखा था आपने? कॉलम का मतलब ग्रुप, टॉप टू बॉटम क्या हो रही थी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर इजियर टू रिमूव। चलें, पीरियड में क्या देखा था? क्या हो रही थी? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रही थी? क्योंकि क्या इंक्रीज हो रहा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज हो रहा था। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉलम में वो कह रहा है कि कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं होता, लेकिन हमने जनरल ट्रेंड तो देखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। छोटे एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? ज्यादा। बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? कम। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। समझ आ गया? इसी तरह अगर आप ट्रेंड मूविंग अक्रॉस अ रो देखो, तो रो यानी लेफ्ट टू राइट। अच्छा, यहां डिक्रीजिंग का मतलब मोर, यहां डिक्रीजिंग इन सेंस कहा गया है कि वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, रादर के यहां पे डिक्रीजिंग बोला जाए, हमें यहां पर क्या बोलना चाहिए? इंक्रीजिंग। क्योंकि मैंने बोला था जितनी नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी उतनी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ आ गया? अच्छा, तो आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वजह क्या है? वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटालिक करेक्टर का ताल्लुक, अभी मैंने बोला मेटल, मेटल होने का सबूत क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और उसके लिए क्या बड़ा होना चाहिए? साइज बड़ा होना चाहिए। तो शाबाश, बताओ मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता है? इंक्रीज, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। और लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज।
इसी तरह मैंने डेंसिटी और रिएक्टिविटी भी लिख दी। मेटल्स के केस में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। मेटल के केस में इंक्रीज और नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डिक्रीज। पढ़ा आपने ना अभी। चलें शाबाश। रीजन टू ट्रेंड, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है मेटल के केस में, और नॉन मेटल के केस में लार्ज साइज मेक इट हार्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, आसान होता है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है, वजह सामने लिखी है। मेटल्स की क्यों इंक्रीज होती है, वजह सामने लिखी है। वही मेटल की डिक्रीज, नॉन मेटल की इंक्रीज। आगे फिर मतलब पीरियड के अंदर मेटल की डिक्रीज करती है और नॉन मेटल की क्या करती है, इंक्रीज करती है। पीरियड लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। आगे रीजन लिखी हुई है कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज मेक इट इजियर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जितना इजियर होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी। ये जितना कुछ हमने पढ़ा उसको टेबल में मैंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। आखिर में ये टेस्ट योर सेल्फ है। अगर आप इनके सवाल इनके आंसर दे सकते हैं तो समझ लें आपका सारा नॉलेज क्या हो गया, कंक्लूड हो गया है। ठीक हो गया। आई होप स्टूडेंट्स, हमने 10.5 ऐसे नॉलेज स्टार्ट करना था लेकिन हो नहीं सका, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हमने 10.4 को कंक्लूड किया है। ओके ओके जी। कोई किसी किस्म का क्लास में क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन। ओके जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।